and welcome to all. Hope you all are doing great. तो जैसा कि हमने कल की क्लास में द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड इस टॉपिक तक कंप्लीट किया था, आज हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। Periodic review of the audit program. There should be periodic review of the audit program to assess whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transactions. यहाँ पे ये कह रहा है ना कि जो हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है उसको पीरियोडिकली हमें रिव्यू मतलब चेक करते रहना होगा। अब आप साल के स्टार्ट में आपने देखा बिजनेस इस तरीके से चल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे उसके बेसिस पे आपने प्रोग्राम बना दी। अब क्या पता चलते 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 कोई चेंजेस आ जाए, कोई भी इकोनॉमिकल चेंज हो, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट में चेंज हो जिसकी वजह से बिजनेस पे कुछ अफेक्ट पड़े, तो आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ सकता है। तो वही बोल रहा है कि देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू, टाइम टू टाइम रिव्यू होते रहना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम का, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि जो ये ऑडिट प्रोग्राम हमने बनाई हुई है वो एडिक्वेट है, वो सही है। जो भी ट्रांजैक्शंस है उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज गेन करने के लिए या उसके अगेंस्ट जो भी हमें एविडेंस चाहिए वो गेन करने के लिए। Unless this is done, any change in the business policy of the client may not be adequately known, and consequently audit work may be carried out on the basis of an obsolete program, and for this negligence the whole audit may be held as negligently conducted and the auditor may have to face legal consequences. अब मान लो आपने पीरियोडिक रिव्यू नहीं की, तो अगर जो अपना क्लाइंट है उसके बिजनेस पॉलिसी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमें पता ही नहीं चल रहे, जिसकी वजह से जो हम ऑडिट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक पुरानी पॉलिसी जो चल रही थी उसके बेसिस पे हमने जो प्रोग्राम बनाया था जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है, जो कि अब पुराना हो चुका है, प्रोग्राम के बेसिस पे हम अब भी काम कर रहे हैं, जबकि अब तो पॉलिसी चेंज हो गई है बिजनेस की। तो उसकी वजह से हमारा ऑडिट वर्क सफ़र कर रहा है। होल ऑडिट में बी हेल्ड एज नेग्लिजेंटली हेल्ड। ये नहीं माना जाएगा कि आपने ऑडिट एक प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट करिए, अच्छी तरीके से करिए, जिसकी वजह से ऑडिटर को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ऑडिट प्रोग्राम सही से हो रहा है या नहीं, सही बनाया है या नहीं, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमें पीरियोडिक रिव्यू करना ही होगा। The utility of the audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operation and internal control under periodic review so that any inadequacies or redundancies of the program may be removed. जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है हमें ऑडिट प्रोग्राम से जो मिलना चाहिए, वो सिर्फ तभी रिटेन हो पाएगा, वो सिर्फ तभी एनहेंस हो पाएगा, बढ़ पाएगा, अच्छे प्रॉपर एक क्वालिटी में रहेगा, अगर हम अपने प्रोग्राम को, और ना ही सिर्फ प्रोग्राम, जो क्लाइंट के ऑपरेशंस है उसके जो इंटरनल कंट्रोल है उन सब का पीरियोडिक रिव्यू करते रहेंगे, जिससे अगर इनमें कोई लूप होल्स हुई, कोई भी मिस्टेक्स हो रही हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इनएडिक्वेसी हो, कोई रिडंडेंसी हो, तो वो पकड़ी जाएगी, उस पर हम वर्क कर सकते हैं, उस एक पर्टिकुलर रिडंडेंसी को हम रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमारा ऑडिट प्रोग्राम रिटेन रहेगा, एनहेंस्ड रहेगा। However, as the basic feature, audit program not only lists the tasks to be carried out but also contains a few relevant instructions like the extent of checking the sampling plan. अब हमारा ऑडिट प्रोग्राम सिर्फ ये थोड़ी बताता है कि हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, बल्कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं हम ये भी डिसाइड करते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, और एक पर्टिकुलर ऑडिट परफॉर्म करते वक्त क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पॉलिसी में चेंज आ गया, आपको इंटरनल कंट्रोल वीक लगा, कोई लूप होल लगा, तो आप उसके अगेंस्ट भी क्वेश्चन पूछोगे, आप उसे भी वेरीफाई करोगे, वो सब चीज़ें भी चेक करोगे, इंटरनल कंट्रोल भी चेक करोगे। तो ये कैसे हो पाएगा? अगर आप पीरियोडिक रिव्यू कर रहे होगे तभी आपको पता होगा जो चेंजेस हो रही हैं, फिर उसके बेसिस पे आप अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। So long as the program is not officially changed by the principal, every assistant deputed on the job would unfeelingly carry out the detailed work according to the instructions governing the work. Many persons believe that the brings an element of rigidity in the audit program. This is not true, provided the periodic review is undertaken to keep the program as to up to date as possible, and by encouraging the assistants on the job to observe all salient features of various accounting functions of the client. इस लाइन का मतलब है कि जब तक आप प्रोग्राम को चेंज नहीं करोगे ना ऑफिशियली, एज अ प्रिंसिपल, एज अ सीए, तब तक आपके जो असिस्टेंट हैं वो इसी पर्टिकुलर पुराने ऑब्सोलेट प्रोग्राम को परफॉर्म करते रहेंगे, जिसकी वजह से एक रिजिडिटी आएगी, वो काम सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा।
विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम होता है वो रिजिड नहीं होता है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, आप उस पर चेंजेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार जो बना दिया वो बना दिया। हम पीरियोडिक रिव्यू करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को अप टू डेट रख पाएँ और अपने जो असिस्टेंट्स हैं उनको एनकरेज कर पाएँ कि वो सारी जितनी भी सैलिएंट फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सब पे अपना फोकस बनाए रखें और अच्छी तरह से काम को करें। इस टॉपिक में हमने यही समझा कि पीरियोडिक रिव्यू करना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। फर्स्ट पैरा इज़ ऑल अबाउट, जैसे कि हम ऑडिट प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा था, ऑडिट प्लानिंग कमेंस हो जाती है कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट के साथ। जैसे ही पिछले साल का ऑडिट ख़त्म होता है, दूसरे साल के ऑडिट की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं साथ ही साथ अलॉन्ग विद दिस रिलेटेड प्रोग्राम की भी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। इट शुड बी रिकन्सिडर्ड फॉर मॉडिफिकेशन। अब एक ही साल कोई प्रोग्राम बना लिया, वही हर साल तो काम नहीं आएगा ना, आपको हर बार कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे अपने ऑडिट प्रोग्रेसेस में। Such consideration is based on the auditor's review of internal control, preliminary evaluation thereof, and the results of his compliance and substantive procedures. आपने इस साल ऑडिट की, आपने इंटरनल कंट्रोल चेक किया, फिर वापस से स्टार्ट करते वक्त आपने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, आपने कुछ कंप्लायंस और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। इन सब के बेसिस पे आपको जो एविडेंस मिलता है ना, उसको ध्यान पे रखते हुए हम अपना ऑडिट प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। While developing an audit program, the auditor may conclude that relying on certain internal controls is an effective and efficient way to conduct his audit. However, the auditor may decide not to rely on internal controls when there are other more efficient ways of obtaining sufficient and appropriate audit evidence. जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे होगे ना, आपको रियलाइज होगा कि कुछ इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं और वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा ऑडिट कंडक्ट करते वक्त। चाहे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिर भी हाउएवर ऑडिटर उस पर रिलाई नहीं करेगा अगर उसको उससे भी ज़्यादा कोई मोर एफिशिएंट वे मिल जाएगा टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमारा काम क्या है? एविडेंस इकट्ठा करना। अब आपने 10 एविडेंस इकट्ठे किए, उन 10 में से जो सबसे बेस्ट एविडेंस होगा आप उसको चूज़ करोगे। तो आपको पता है यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उससे भी स्ट्रॉन्ग कुछ एविडेंसेस हमारे पास हैं, तो हम उन पर रिलाई करेंगे, ना कि इंटरनल कंट्रोल। The auditor should consider the timing of the procedures, the coordination of any assistance expected from the client, the availability of assistance, and the involvement of the other auditors or experts. साथ ही साथ ऑडिटर को जो प्रोसीजर्स है उनकी टाइमिंग भी कंसिडर करनी पड़ेगी। इन केस ऑडिटर को कोई असिस्टेंस चाहिए फ्रॉम मैनेजमेंट, तो वो किस तरह के असिस्टेंस है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम द क्लाइंट, उनकी अवेलेबिलिटी, और क्या वहाँ पे कोई और ऑडिटर्स और एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है। इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हुए और टाइमिंग का ध्यान रखते हुए हमें अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना होगा। फर्दर, द ऑडिटर नॉर्मली हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ऑब्वियसली बात है, आपको 10 दिन का टाइम दे दिया गया अपनी ऑडिट कंप्लीट करने को। इस 10 दिन में अब आपके ऊपर है ना, आपने मान लो आपने 6 प्रोसीजर्स डिसाइड कर लिए कि हम ये परफॉर्म करेंगे। अब ये 6 प्रोसीजर कब कैसे करना है उसको डिसाइड करना ऑडिटर के ऊपर होता है। ऑडिटर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ ऐसा नहीं होता कि नहीं आप स्टेप 1 पहले करो, फिर ये जो 6th वाला प्रोसीजर है उसको आप 10 दिन बाद ही करना, ऐसे करना वैसे करना नहीं होता। हाउएवर, इन सम केसेस द ऑडिटर में हैव नो डिस्क्रिशन एज टू टाइमिंग। कुछ केसेस पे ना ऑडिटर का जोर नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑब्जर्विंग द टेकिंग ऑफ इन्वेंट्री बाय क्लाइंट पर्सनल और वेरीफाइंग द सिक्योरिटीज और कैश बैलेंसेस एट द ईयर एंड। अब ऑब्वियसली बात है ना, कैश बैलेंस जिस दिन साल ख़त्म हो रहा है उस दिन चेक होगा। ऐसा तो नहीं है कि अब क्लाइंट बोलेगा कि अरे हमारा ऑडिटर आज से मान लो आज आपका साल ख़त्म हो रहा है, आज 31 मार्च है, तो आपका क्लाइंट ये तो नहीं बोलेगा ना कि ऑडिटर 1 महीने बाद आने वाला है, तो अभी तक जितने भी कैश कमाए, जो भी कैश में अमाउंट है उसको बंद करके रख दो, उसको टच भी नहीं करना है। ऑब्वियसली बात है ना, कैश तो यूज़ होता रहेगा। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, जो ईयर एंड है उस दिन हम कैश बैलेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, को चेक करते हैं, तो वहाँ पे ऑडिटर का कोई डिस्क्रिशन नहीं रह जाता टाइमिंग पे। ऑडिटर को कैश बैलेंस उसी दिन चेक करना होगा।
ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती है जिस पे ऑडिटर का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ऑडिटर अपने हिसाब से नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें ऑडिटर को क्लाइंट के हिसाब से करनी होती है। इन सब चीज़ों के अलावा जब हम ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने ऊपर जितने भी पॉइंट्स बढ़े हम ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते वक्त इनको ध्यान में रखेंगे ही कि क्या हमें इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करना है या कोई और भी ऐसे हमारे पास मोर एफिशिएंट वेज हैं जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, क्या हमारा डिस्क्रिप्शन है टाइमिंग पे, या कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें एज़ पर द क्लाइंट करनी पड़ सकती है। इन सब पॉइंट्स के अलावा और कुछ 6-7 पॉइंट्स दिए हैं जो हमें ध्यान में रखने होते, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल। पहला पॉइंट पढ़ो, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। अभी हमने ये ऑडिट प्रोग्राम अभी जब स्टार्ट किया ये वाला टॉपिक कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, तो हमने इस पैरा के स्टार्ट में क्या पढ़ा था कि जब हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद प्लानिंग हम अपना प्रोग्राम भी कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, रिकन्सिडर करते हैं उसको। अब प्लान क्या के बेसिस पे बनता है, ऑडिट स्ट्रेटेजी, और ऑडिट स्ट्रेटेजी हमें क्या बताती है, STD, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्ट। जब प्लान तुम्हारे स्कोप के बेसिस पे बन रहा है तो आपका प्रोग्राम भी तो इसी के बेसिस पे बनेगा ना। सो ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है दैट वी स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। आपको स्कोप बोल रही है कि आपको 5 चीज़ें वेरीफाई करनी है, तो आप प्रोग्राम में ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम तो 6 चीज़ें करेंगे। आपके स्कोप में ही 5 चीज़ें आती है, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको कंस्ट्रक्ट करना है अपना ऑडिट प्रोग्राम। सेकेंड, prepare a written audit program setting forth the procedures that are needed to implement the audit plan। सबसे पहले तो हमें स्कोप में रहते हुए अपनी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर जो ऑडिट प्रोग्राम है वो रिटन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मन में सोच लिया ये करना है हो गया, वो रिटन होना चाहिए। और सेटिंग फॉर द प्रोसीजर, वो ऑडिट प्रोग्राम उन प्रोसीजर्स के बारे में बताना चाहिए जो हमें परफॉर्म करना है टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्लान। जो भी हमने प्लान बना रखा था ना कि हम ये चीज़ें चेक करेंगे, पहले हम कैश चेक करेंगे, फिर हम बैंक चेक करेंगे, उसके बाद हम कुछ और चेक करेंगे लाइक डेटर पहले चेक करेंगे कि क्रेडिटर पहले चेक करें। ये आपने प्लानिंग में सोच लिया, अब प्रोग्राम में आप ये डिसाइड करते हो कि कैसे करना है, मतलब क्या क्या टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल आपने प्लान बनाते हो ये डिसाइड कर लिया NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कि कितने एक्सटेंट पे ये चेक करेंगे और क्या क्या प्रोसीजर्स पे चेक करेंगे। तो वहीं प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि पहले कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है फिर कौन सा करना है। तो वही कह रहा है ऐसा ऑडिट प्रोग्राम बनाओ, पहला तो जो रिटर्न हो और दूसरा वो ये प्रोसीजर्स बताए जो हमें ज़रूरत होंगी जिनकी, जो हमें परफॉर्म करने हैं टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्लान। Third, determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction। अब मान लो आपको ना किसी कंपनी की सेल्स और परचेजेस चेक करनी है, तो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हर कंपनी को ना ईवे बिल नहीं बनाना होता है, कुछ लिमिट्स होती है, अगर आपने वो लिमिट क्रॉस की है तो ही आपको ईवे बिल बनानी है। तो मान लो आप ऐसी किसी कंपनी की ऑडिट में गए हो जहाँ पे आपको ईवे बिल नहीं मिलेगा, तो क्या आप अपने एविडेंस में मानोगे कि हम ईवे बिल चेक करेंगे? नहीं। तो वही बोल रहा है डिटरमाइन द एविडेंस रिजनेबली अवेलेबल, पहले तो ये डिटरमाइन करो कि वहाँ पे क्या क्या एविडेंस अवेलेबल होगा। अब मान लो आपको कोई 5 एविडेंस अवेलेबल है, तो इन 5 में से कौन सा एविडेंस बेस्ट होगा ये डेराइव करो। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड देन apply only those steps and procedures which are useful in accomplishing the verification purpose in the specific situation। अब प्रोग्राम हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम ये ध्यान में रख सकें कि कौन से स्टेप्स और प्रोसीजर्स नेसेसरी है और किस सीक्वेंस में ज़रूरी है उसमें ही परफॉर्म हो। सिर्फ 4 ही स्टेप परफॉर्म करना जहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पे ऐसा ना हो कि हम 6 स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। अगर 4 में हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अच्छा एविडेंस मिल रहा है, देन दैट्स मोर देन एनफ। नेक्स्ट, include the audit objectives for each area and sufficient details which serve as a set of instruction for the assistants involved in audit and help in controlling the proper execution of the work। हमारे ऑडिट प्रोग्राम में हर एरिया के लिए एक ऑडिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उस प्रोग्राम में सफिशिएंट डिटेल्स होनी चाहिए जो असिस्टेंट्स को गाइड कर पाए, उनको इंस्ट्रक्ट कर पाए कैसे काम करना है, कैसे उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है इस चीज़ पे। कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर, अगर आपको कोई भी पॉसिबिलिटी दिख रही है एरर की तो वो पहले ही कंसिडर करो और उसके बेसिस पे प्रोग्राम बनाओ। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स,
फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, जैसे आपका डेटर है, ईयर के स्टार्ट में ओपनिंग डेटर है 10 लाख और वहीं क्लोजिंग डेटर दिखा रहा है 5 लाख। मतलब इस डेटर ने आपको 5 लाख पे किए होंगे, तभी तो वो बैलेंस कम हुआ है ना। अब यहाँ पे 5 लाख पे किया है, मतलब ये 5 लाख कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? बैंक में। तो क्या ये दोनों रिलेटेड आइटम्स हुए? सो जो इन रिलेटेड आइटम्स से प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं, हमें उनको भी कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है। अगर आप बैंक में चेक कर रहे हो, आप बैंक में देख रहे हो 5 लाख आए हैं और यहाँ पे 5 लाख कम हुए हैं, तो आप इनको कोऑर्डिनेट करोगे और फिर क्रॉस चेक करोगे। तो हमें किन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना है वाइल कंस्ट्रक्टिंग अवर ऑडिट प्रोग्राम? फर्स्ट, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द एंगेजमेंट, प्रिपेयर अ रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, determine the evidence reasonably available and identify the best evidence, apply only those steps which are useful in accomplishing the verification procedure, include the audit objectives of each area, consider all possibilities of error, coordinate the procedures to be applied to related items. I hope you all are clear with this. Let's move further. Audit program designed to provide audit evidence. अब ये ऑडिट एविडेंस क्या होता है? सो ऑडिट एविडेंस may be defined as the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based. वो इंफॉर्मेशन जो एक ऑडिटर यूज़ करता है एक कंक्लूजन में पहुंचने को, जिस कंक्लूजन के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन बनाता है, उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं ऑडिट एविडेंस. It includes both information contained in accounting records underlying the financial statement and other information. अब ये क्या इन्फॉर्मेशंस होती है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में होती है और क्या अदर इन्फॉर्मेशन होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे. Evidence is the very basis for formulation of opinion, and an audit program is designed to provide for that by prescribing procedures and techniques. What is best evidence for testing the accuracy of any assertion is a matter of expert knowledge and experience. तो यहाँ पे यही बोला है कि ओपिनियन फॉर्म करने का जो हमारा बेस्ट एक बेसिस होता है वो होता है एविडेंस. अब क्या एविडेंस चाहिए और कौन से एविडेंस बेस्ट होते हैं, ये हम ऑडिट प्रोग्राम को बनाते वक्त ही डिसाइड कर लेते हैं. तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, वाइल कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, जिसमें से एक पॉइंट था कि हमें ये देखना है कि कौन से एविडेंस रिजनेबली अवेलेबल है और उसमें से कौन सा एविडेंस बेस्ट सूटेबल होगा, बेस्ट एविडेंस होगा. तो ये हर कोई तो नहीं कर सकता ना. इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. दिस इज़ द प्राइमरी टास्क बिफोर द ऑडिटर व्हेन ही ड्रॉज अप द ऑडिट प्रोग्राम. तो ऑब्वियसली बात है, जब हम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे होते हैं तभी इस चीज़ को हम पे ध्यान में रखना होता है. दैट इज़ ये हमारा प्राइमरी टास्क. आगे वही लिखा है कि आपके प्रायर नॉलेज में होना चाहिए कि कौन सा एविडेंस अवेलेबल है और उसमें से कौन सा बेस्ट है. इस पैरा में यही हर असर्शंस के लिए एविडेंस ड्रॉन होंगे और हर एविडेंस को कंसीडर किया जाएगा, उनको वेट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, ताकि हम प्रूव या डिसप्रूव कर सकें असर्शन. और इस प्रोसेस में ऑडिटर उस पोजीशन में होगा. ये ऑडिटर का काम होगा कि वो आइडेंटिफाई करे कि क्या जो एविडेंस है वो हाई सेटिस्फेक्शन ला रहा है या नहीं ला रहा है, क्या वो अप्रोप्रिएट है फॉर द असर्शन. An auditor picks up evidence from variety of fields and it is generally of the following broad types. अब एविडेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, इसमें कुछ सच समझने का नहीं है. ये बस कुछ टाइप्स लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल दे दिए आपको ऑडिट एविडेंसेस के कि क्या क्या चीज़ें ऑडिट एविडेंस में कंसिडर होती हैं. डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, आप डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर रहे हो उससे आपको एविडेंस मिलता है. आप फिजिकली जो इन्वेंट्री है या जो भी कैश है वो सबको एग्जामिन कर रहे हो उससे आपको एविडेंस मिलता है. स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज़. ऑब्वियस सी बात है, आप मैनेजमेंट से स्टेटमेंट ले रहे हो, जो ऑफिशियल से जो स्टेटमेंट ले रहे हो, जो थर्ड पार्टी है उनसे जो स्टेटमेंट ले रहे हो, ये सब एज अ एविडेंस आपको सर्व करते हैं. arithmetical calculation by the auditor, state of internal controls and internal checks, internal relationship of the various accounting data, subsidiary and memorandum records, minutes of the meeting, subsequent action by the client and by others. इसमें सच समझने का कुछ है नहीं. ये कुछ टाइप्स हैं ऑडिट एविडेंस की जो एक ऑडिटर यूज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल कैश के लिए, कैश इन हैंड जो है उसको काउंट करने के लिए, उसको देखने के लिए सबसे बेस्ट एविडेंस क्या हो सकता है? काउंट कर लो. फॉर इन्वेस्टमेंट प्लेज्ड विद बैंक, द बैंकर्स सर्टिफिकेट.
जो आपके बुक डेट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए आप लेजर इनवॉइस देख लो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब चेक कर सकते हो। या बैलेंस कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल दिए कि कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर आपको चेक करनी है कि तो उसके लिए क्या एविडेंस बेस्ट एविडेंस हो सकता है। अब सिर्फ कैश के लिए आप सिर्फ काउंट तो नहीं कर सकते ना, उसको चेक करने के 10 तरीके हो सकते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? काउंट करना। वही जो हमें चूज़ करना रहता है, हमें डिसाइड करना रहता है कि जितने अवेलेबल एविडेंस है उसमें से बेस्ट एविडेंस कौन सा होगा। इस पैरा में बेसिकली ये बोला है कि ऑडिटर को हर एक पीस ऑफ एविडेंस को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। हर केस में एक ही प्रोसीजर हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन नहीं ला सकता, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा अगर ऑडिटर कोई भी ऑडिट एविडेंस को इग्नोर कर देता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है दैट ऑडिटर हैज़ टू प्लेस अप्रोप्रिएट वेट ऑन ईच पीस ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब जो ये हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, अवेलेबल ऑडिट एविडेंस अवेलेबल, तो यहाँ पे बाय द वर्ड अवेलेबल वी डू नॉट मीन दैट एविडेंस अवेलेबल विद द क्लाइंट इज़ द ओनली एविडेंस। ऐसा नहीं है कि जो एविडेंस सिर्फ क्लाइंट के पास है वही अकेला एक एविडेंस है। अभी हमने ऑडिट एविडेंस के एग्जांपल में क्या पढ़ा, थर्ड पार्टी से जो स्टेटमेंट लेते हैं वो भी इंक्लूडेड है। ये ऑडिटर को पता होना चाहिए कि व्हाट नॉर्मली शुड बी अवेलेबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। Now our next and last topic for this chapter is advantages and disadvantages of an audit program. तो क्या एडवांटेजेस होते हैं ऑडिट प्रोग्राम? जो असिस्टेंट होता है ना, जो ऑडिट वर्क परफॉर्म कर रहा हो, उसको एक टोटल और क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमें पहले कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है, फिर कौन सा करना है, और इन सब के बेसिस पे क्या क्या एविडेंस आ सकते हैं और उसमें से बेस्ट एविडेंस कौन सा है। एंड देन it is essential particularly for major audits to provide a total perspective of work to be performed. यहाँ पे ऐसा नहीं है वन के बाद टू, फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप है, उसके बाद फोर्थ स्टेप मेंशन ही नहीं किया क्योंकि वो मतलब थर्ड से ही रिलेटेड है, डायरेक्ट फिफ्थ में आ गए। नहीं, पूरा टोटल पर्सपेक्टिव बताता है हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है, उसमें हर चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अगेन ये भी एक एडवांटेज है। अब जब प्लान की वजह से आपका काम अच्छी तरह से प्लान्ड है, डिफाइंड है, सेग्रीगेटेड है, तो असिस्टेंट सिलेक्ट करना, कौन जाएगा, कौन कैपेबल है, वो सिलेक्ट करना भी इजी हो जाता है। जब ना आप ओरली कुछ प्लान बना लेते हो, अगर आपका जो प्लान होता है वो रिटन नहीं होता, वो सही से प्री डिटरमाइंड नहीं होता, तो वहाँ पे डेंजर होता है कि कोई इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इग्नोर हो जाए या ओवरलुक हो जाए जो ध्यान ना दें। इसलिए जब हम प्रॉपरली फ्रेम करते हैं एक प्रोग्राम को, एक रिटर्न प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो ये डेंजर है इग्नोरेंस और ओवरलुकिंग का, ये सिग्निफिकेंटली लेस होता है, ये कम होता है, और हमारा ऑडिट प्रोग्राम सिस्टमेटिकली कंडक्ट हो पाता है, विच इज़ अगेन अ बेनिफिट। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो हम असिस्टेंट से उसमें उनका सिग्नेचर लेते हैं, जो ये डिफ़ाइन करता है, ये बताता है कि वो असिस्टेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम मेरा है एंड आई विल परफॉर्म। जिसकी वजह से जब कभी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई गलती दिख जाए, कोई प्रॉब्लम दिखे, तो हम ट्रेस कर पाएँ कि ये काम किसने किया है। प्रिंसिपल के लिए जो भी यहाँ पे काम हो रहा है, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है ऑडिट वर्क में, उस चीज़ को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में सब स्टेप्स अच्छी तरह से डिफाइन होते हैं, लिखे होते हैं। इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर द ऑडिट्स टू बी कैरिड आउट इन सक्सीडिंग ईयर। अब हम हमारा पुराना ऑडिट प्रोग्राम देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि नया कैसे रखना है, या पुराने में क्या लूप होल्स थी जो हमें नए में नहीं करनी है। इसलिए ये गाइड करता है आगे के जो भी सक्सीडिंग ईयर के ऑडिट्स हैं उनको परफॉर्म करने में। और जो प्रॉपरली ड्रॉन ऑडिट प्रोग्राम होता है ना, वो एविडेंस की तरह भी सर्व करता है उस टाइम पे जब आप पे चार्ज लगाया जाए नेग्लिजेंस का। पता चल रहा है आपका क्लाइंट आके आप पे ही चार्ज लगा रहा है कि इसने ढंग से ऑडिट नहीं किया है, इसने सारे स्टेप्स परफॉर्म नहीं किए हैं, तो आप अपना ऑडिट प्रोग्राम खोल के वहाँ पे दिखा सकते हो जो पेपर है कि देखो हमने इस स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए अच्छी तरीके से सारी चीज़ें चेक की है, नेग्लिजेंस हमारे साइड से नहीं था। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस जो हमें एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बनाने से मिलते हैं। नाउ कम्स डिसएडवांटेजेस। पहला पॉइंट जो बोल रहा है ना कि द वर्क में बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सच पार्ट्स इन द होल ऑडिट स्कीम। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमने एविडेंस का पॉइंट पढ़ा था कि आपको पहले ये चेक करना है कि क्या क्या एविडेंस अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट एविडेंस कौन सा होगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था
कि ये काम कोई एक्सपर्ट कर सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसको एक्सपर्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, हर कोई नहीं कर सकता। अब आपने प्रोग्राम बना के अपने असिस्टेंट को दे दिया कि तुम्हें ये पर्टिकुलर चीज़ें चेक करनी है, ये 4-5 चीज़ें, और इनमें से जो भी एविडेंस मिलेगा ये इकट्ठा करो, और उसमें से ये पर्टिकुलर एविडेंस है, यही बेस्ट एविडेंस होगा। तो आपने बोल दिया इसलिए असिस्टेंट ने कर दिया। क्या असिस्टेंट को कोई एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों यही एविडेंस बेस्ट एविडेंस है? नहीं। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है हमारे ऑडिट प्रोग्राम का। सेकेंड पॉइंट इज़ अबाउट पीरियोडिक रिव्यू। जब हम पीरियोडिक रिव्यू नहीं करते हैं तो हमारा ऑडिट प्रोग्राम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, एक ही प्रोग्राम को हम यूज़ करते रहते हैं पूरे टाइम, विच इज़ अगेन अ डिसएडवांटेज। एंड देन इनएफिशिएंट असिस्टेंस में टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। अब आपने अपने ऑडिट प्रोग्राम में डिफाइन करके किसी एक असिस्टेंट को बोल दिया है कि तुम्हें कैश चेक करना है और उस कैश के लिए तुम्हें ये 4 प्रोसीजर्स परफॉर्म करने। ये तुमने अपनी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ और जो भी आपने पिछले साल किया उन सब के बेसिस पे आपने ये 4 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उसको बोल दिया। अब असिस्टेंट ने परफॉर्म की, हो सकता है यहाँ पे कोई फ्रॉड हो, कोई भी मैनिपुलेशन दिख जाए, पर वो उसे चेक नहीं कर रहा है क्योंकि आपने ये 4 चीज़ें चेक करने बोली है। और जब इस चीज़ पे सवाल उठेगा तब वो आपके प्रोग्राम के पीछे छुप जाएगा, वो बोलेगा कि आपने प्रोग्राम में ये 4 चीज़ें देखने बोली थी इसलिए मैंने ये 4 देखी। वो अपनी डेफिशिएंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अ हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड इंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से बहुत एक हार्ड और एकदम फास्ट ऑडिट प्रोग्राम बना दिया है, जो कि अभी जस्ट ज्वाइन की आर्टिकल को समझ ही नहीं आ रही है। तो वो पहले से ही सोचने लगेगा कि अरे ये काम तो मेरे लायक है ही नहीं, मुझसे हो नहीं रहा है। तो ये उनकी एफिशिएंसी पे अफेक्ट करता है। पर ये जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं ये सब एलिमिनेट किए जा सकते हैं एक प्रॉपर सुपरविजन के साथ, एक रिसेप्टिव एटीट्यूड रखने के साथ, असिस्टेंट्स को एनकरेज करके, उनको सही तरीके से काम सिखाकर। एंड हियर वी आर डन विद अवर चैप्टर 2। आप सब ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करके देखना। इन केस कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।